हिंदी साहित्य वन लाइनर क्वेश्चन क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हमारा आज का विषय है आदिकालीन रासो साहित्य। तो दोस्तों हम सबसे पहले रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि अलग अलग विचारकों ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गारसा द तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों राजसूय शब्द से गारसा द तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रश्न 2, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों राजादेश। तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजादेश से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रश्न 3, हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों राजयश से मानी है। प्रश्न 4, कविराज श्यामल दास ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों इन्होंने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रश्न 5, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों इन्होंने भी रहस्य शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, नरोत्तम दास स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों इन्होंने रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रश्न 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों रसायन रास या रासो शब्द से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रश्न 8, नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों इन्होंने रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रश्न 9, राम स्वरूप चतुर्वेदी इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों राउस या रस शब्द से राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों रासक या उपरासक शब्द से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रश्न 11, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों रासक शब्द से मानी है। प्रश्न 12, माता प्रसाद गुप्त ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों इन्होंने भी रासक शब्द से ही मानी है। प्रश्न 13, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों इन्होंने भी रासक शब्द से ही मानी है। तो यहाँ पर हमारे 3 लोग हैं, कौन कौन, डॉक्टर दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और पंडित विश्वनाथ मिश्र। इन तीनों ने ही रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है। प्रश्न 14, गणपति चंद्रगुप्त ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है। तो दोस्तों रासक, रास, रासा, रासु और रासो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए, रासक, रास, रासा, रासु और रासो शब्द से गणपति चंद्रगुप्त ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रश्न 15 है, हिंदी के किस काल में रासो काव्य की रचना की गई है। तो दोस्तों हिंदी के आदिकाल में रासो काव्य की रचना की गई है। प्रश्न 16, रासो साहित्य का संबंध किससे है। तो दोस्तों वीर गाथाओं से रासो साहित्य का संबंध है। प्रश्न 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण किस में दिया है। तो दोस्तों वीर गाथा काल में
रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण दिया है? दोस्तों अगर आपको याद हो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को ही वीर गाथा काल नाम दिया है। प्रश्न 18, रासो साहित्य अधिकांशतः किस भाषा में है? तो दोस्तों डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा में रासो साहित्य अधिकांशतः हमें मिलता है। प्रश्न 19 है हमारा, डिंगल किस काव्य की भाषा है? तो दोस्तों चारण काव्य की भाषा है। प्रश्न 20, डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग किस कवि ने किया था? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जोधपुर के कवि राजा बांकीदास ने डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्न 21, राजा बांकीदास ने अपनी किस रचना में डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया? तो दोस्तों राजा बांकीदास की रचना कुकवि बत्तीसी में डिंगल भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया। प्रश्न 22, राजा बांकीदास ने कुकवि बत्तीसी की रचना कब की? तो दोस्तों याद रखिए 1871 ईस्वी में राजा बांकीदास ने कुकवि बत्तीसी की रचना की। प्रश्न 23, डिंगल साहित्य किन दो विधाओं में लिखा गया है? तो दोस्तों गद्य पद्य दोनों विधाओं में ही डिंगल साहित्य लिखा गया है। प्रश्न 24, डिंगल साहित्य की पद्य विधा के कौन से रूप शामिल हैं? तो दोस्तों रासो, प्रकाश, रूपक और वचनिका। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिए, रासो, प्रकाश, रूपक और वचनिका डिंगल साहित्य की पद्य विधा के रूप हैं। प्रश्न 25, डिंगल साहित्य की गद्य विधा के कौन से रूप शामिल हैं? तो दोस्तों खयात, वात, विगत, पीढ़ी और वंशावली। खयात, वात, विगत, पीढ़ी और वंशावली डिंगल साहित्य की गद्य विधा के रूप हैं। प्रश्न 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमांड रासों का समय कितना माना है? तो दोस्तों 9वीं शताब्दी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुमांड रासों का समय माना है। प्रश्न 27, खुमांड रासो किसकी रचना है? दोस्तों प्रश्न 27 है, खुमांड रासो किसकी रचना है? तो दलपति विजय की रचना है खुमांड रासो। प्रश्न 28, खुमांड रासो में किसका वर्णन है? तो दोस्तों चित्तौड़ के राजा खुमांड और महाराजा प्रताप सिंह का वर्णन है। प्रश्न 29, खुमांड रासो की प्रामाणिक लिपि किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पूना संग्रहालय में खुमांड रासो की प्रामाणिक लिपि संग्रहित है या फिर सुरक्षित है। प्रश्न 30, खुमांड रासों में कितने छंद हैं? तो दोस्तों 5000 छंद खुमांड रासों में हैं। प्रश्न 31, खुमांड रासों में प्रयुक्त प्रमुख छंद कौन से हैं? तो दोस्तों दोहा, सवैया और कवित्व छंद। दोहा, सवैया और कवित्व छंद खुमांड रासों में प्रयुक्त प्रमुख छंद हैं। प्रश्न 32, खुमांड रासो कैसा काव्य है? तो दोस्तों दूसरा सर्वोत्तम प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस के बाद खुमांड रासो सर्वोत्तम प्रबंध काव्य है। प्रश्न 33, खुमांड रासो में किसका वर्णन है? तो दोस्तों नायिका भेद, षड ऋतु, वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन है। प्रश्न 34, खुमांड रासो की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थानी हिंदी भाषा। प्रश्न 35, यहाँ पंक्ति है, ध्यान दीजिए, पियू चित्तौड़ न आवियू सावन पहली तीज। पियू चित्तौड़ न आवियू सावन पहली तीज, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति खुमांड रासो रचना की है, जिसे किसने लिखा है? दलपति विजय ने लिखा है। प्रश्न 36, बिसलदेव रासो किसकी रचना है? तो दोस्तों नरपति नाले की रचना है बिसलदेव रासो। प्रश्न 37, बिसलदेव रासो की रचना कब हुई? तो दोस्तों 1212 ईस्वी में बिसलदेव रासो की रचना हुई। प्रश्न 38, बिसलदेव रासो का संपादन किसने किया? तो दोस्तों माता प्रसाद गुप्त ने बिसलदेव रासो का संपादन किया। प्रश्न 39,
बीसलदेव रासों में कितने छंद हैं? तो दोस्तों 128 छंद हैं। प्रश्न 40, बीसलदेव रासो कैसी रचना है? तो दोस्तों वीर गाथात्मक रचना है। प्रश्न 41, बीसलदेव रासो प्रधानतः कैसा काव्य है? तो दोस्तों श्रृंगारी काव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है कई बार एग्जाम्स में, तो आप ध्यान रखेंगे। बीसलदेव रासो प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। प्रश्न 42, बीसलदेव रासो का प्रश्न 42, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? तो दोस्तों बीसलदेव रासो का काव्य रूप गीति काव्य है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों। प्रश्न 42, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गीति काव्य। प्रश्न 43, बीसलदेव रासो में कितने खंड हैं? तो दोस्तों 4 खंड बीसलदेव रासो में हैं। प्रश्न 44, बीसलदेव रासो में किसका वर्णन है? तो दोस्तों राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। प्रश्न 45, बीसलदेव रासो का तृतीय खंड किससे संबंधित है? तो दोस्तों राजमती के विरह वर्णन से संबंधित है। बीसलदेव रासो का तृतीय खंड किससे संबंध है? राजमती के विरह वर्णन से। बीसलदेव रासो की भाषा कौन सी है? दोस्तों प्रश्न 46 है, बीसलदेव रासो की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थानी भाषा। प्रश्न 47, बीसलदेव रासो के नायक का क्या नाम है? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव रासो के नायक का नाम है। प्रश्न 48, बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम है राजमती। प्रश्न 49, राजमती किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों राजा भोज परमार की पुत्री थी। प्रश्न 50, बीसलदेव कहाँ के चौहान थे? तो दोस्तों अजमेर के चौहान थे बीसलदेव, जिनका दूसरा नाम था विग्रहराज। प्रश्न 51, बीसलदेव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विग्रहराज, जैसा कि अभी हमने बताया था, विग्रहराज नाम से बीसलदेव को जाना जाता है। प्रश्न 52, बीसलदेव रासो में किसका वर्णन है? तो दोस्तों नारी गरिमा की स्थापना, प्रकृति चित्रण और 12 मासों का वर्णन है। प्रश्न 53, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले किसमें मिलता है? तो दोस्तों 12 मासा वर्णन सबसे पहले बीसलदेव रासो में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद जरूर कर लें। प्रश्न 54, रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? तो दोस्तों बीसलदेव रासो की खास विशेषता है। प्रश्न 55, दोस्तों पंक्ति है, ध्यान दीजिए। अस्त्रीय जन्म काई दीधौ महेश, अस्त्रीय जन्म काई दीधौ महेश, अवर जन्म थारई धना रे नरेश, अवर जन्म थारई धना रे नरेश। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों बीसलदेव रासो की पंक्ति है। प्रश्न 56, हमीर रासो किसकी रचना है? दोस्तों सांगधर की रचना है हमीर रासो। प्रश्न 57, सांगधर की कौन सी रचना अनुपलब्ध है? हमीर रासो। दोस्तों इसका उत्तर है हमीर रासो, यह अनुपलब्ध रचना है। प्रश्न 58, हमीर विषयक एक पद्य किसमें मिलता है? दोस्तों ध्यान रखिए, ये रचना तो नहीं मिलती, लेकिन इसका एक पद्य जरूर हमें मिलता है। वो हमें मिला है हेमचंद्र कृत प्राकृत पेंगलम में, हेमचंद्र कृत प्राकृत पेंगलम में। प्रश्न 59, परमाल रासो किसकी रचना है? तो दोस्तों याज्ञनिक की रचना है परमाल रासो। प्रश्न 60, परमाल रासो की रचना कब हुई? दोस्तों 1230 ईस्वी में परमाल रासो की रचना हुई। प्रश्न 61,
प्रश्न 61 है, परमार रासों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आल्हे खंड परमार रासों का अन्य नाम है आले खंड। प्रश्न 62 है, परमार रासों किस रूप में पहचाना जाता है? तो दोस्तों आल्हा के रूप में परमार रासों पहचाना जाता है। प्रश्न 63, परमार रासों का कौन सा भाग उपलब्ध है? परमार रासों का कौन सा भाग उपलब्ध है? दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी कि एक पद मिलता है, तो आल्हे खंड परमार रासों का भाग है जो कि हमें उपलब्ध है, जबकि हमें संपूर्ण रचना ये नहीं मिलती। प्रश्न 64, आल्हे खंड किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों राजस्थानी हिंदी भाषा में रचित है। प्रश्न 65, आल्हे खंड में किसका वर्णन है? तो दोस्तों आल्हे और उदल नामक 2 सरदारों की वीर गाथाओं का वर्णन है। प्रश्न 66, दोस्तों पंक्ति है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु तेरे लो जिए सियार। बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। दोस्तों यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति याज्ञनिक की है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिए। प्रश्न 67, खुमांड रासो किसकी रचना है? दोस्तों ये हमारा फिर से क्वेश्चन आ गया, खुमांड रासो दलपति विजय की रचना है। प्रश्न 68, खुमांड किस सती के राजा थे? तो दोस्तों 9वीं सदी के राजा थे खुमांड। प्रश्न 69, खुमांड रासों में किसका वर्णन है? तो दोस्तों खुमांड के युद्धों का, यानी कि जो खुमांड राजा हुए थे उनके युद्धों का वर्णन है। प्रश्न 70, खुमांड रासों की रचना कब हुई? तो दोस्तों 17वीं शताब्दी में खुमांड रासों की रचना हुई। प्रश्न 71, किसके वर्णन से पता चलता है कि खुमांड रासों की रचना 17वीं शताब्दी में हुई? तो दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह और राज सिंह के वर्णन से पता चलता है कि खुमांड रासों की रचना 17वीं शती में हुई। प्रश्न 72, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य किस ग्रंथ को माना जाता है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासों को हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। प्रश्न 73, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो दोस्तों चंद्र बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 74, चंद्र बरदाई कौन थे? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग मित्र और उनके दरबारी कवि थे, और कहा भी जाता है कि जिस दिन पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई उसी दिन चंद्र बरदाई की भी मृत्यु हुई थी। प्रश्न 75, चंद्र बरदाई का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों बलिदे चंद्र बरदाई का मूल नाम था। प्रश्न 75, चंद्र बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे याद रखें। गारसा द तासी ने चंद्र बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन बताया है। प्रश्न 77, पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग को किसने पूरा किया? तो दोस्तों चंद्र बरदाई के पुत्र जलहंड ने ही पृथ्वीराज रासों के उत्तरार्ध भाग को पूरा किया, क्योंकि चंद्र बरदाई की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी जब तक ये रचना नहीं रची गई थी पूरी तरह से। तो इस रचना को पूरा करने वाले कौन थे? चंद्र बरदाई के पुत्र जलहंड थे। प्रश्न 78, पुस्तक जलहंड हत देई चली गज्जन नृपकाज। पुस्तक जलहंड हत देई चली गज्जन नृपकाज। तो यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह पंक्ति चंद्र बरदाई की है, यानी कि अपनी पुस्तक अपने पुत्र को सौंपने से पहले उन्होंने यह पंक्ति लिखी होगी।
प्रश्न 79। मनहु कला सभान कला 1600 बनिए। मनहु कला सभान कला 1600 बनिए। बाल वेश ससीता समीप, बाल वेश ससीता समीप अमृत रस पिन्निए। बाल वेश ससीता समीप अमृत रस पिन्निए। तो दोस्तों यह पंक्ति किसकी है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यह पंक्ति चंद्रबरदाई की है। प्रश्न 80। कुटिल के सुदेश पोह, कुटिल केस सुदेश पोह परिचियत पिक्सद, परिचियत पिक्सद कमलगंध वै संध हंस गति, कमलगंध वै संध हंस गति चलती मंद मंद, कमलगंध वै संध हंस गति चलती मंद मंद। यह पंक्ति किसकी है, तो दोस्तों चंद्रबरदाई की पंक्ति है। प्रश्न 81। प्रश्न 81 है पृथ्वीराज रासो के कुल कितने संस्करण हैं, तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के कुल संस्करण 4 हैं। प्रश्न 82। प्रश्न 82 पृथ्वीराज रासो के पहले संस्करण में कितने सर्ग और छंद हैं, तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के पहले संस्करण में 69 सर्ग और 16,306 छंद हैं। ध्यान से सुनिए, 69 सर्ग और 16,306 छंद हैं। ये पूछा जाता है कि कितने सर्ग हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 69 सर्ग। प्रश्न 83 पृथ्वीराज रासो के दूसरे संस्करण में कितने छंद हैं, तो दोस्तों 7,000 छंद हैं। प्रश्न 84 पृथ्वीराज रासो के तीसरे संस्करण में कितने छंद और सर्ग हैं, तो दोस्तों 3500 छंद और 19 सर्ग हैं तीसरे संस्करण में। प्रश्न 85। प्रश्न 85 है पृथ्वीराज रासो के चौथे संस्करण में कितने छंद हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिए 1300 छंद हैं। प्रश्न 86 पृथ्वीराज रासो के दूसरे और तीसरे सर्ग की पंक्तियां कहाँ सुरक्षित हैं, तो दोस्तों बीकानेर में। बीकानेर में पृथ्वीराज रासो के दूसरे और तीसरे सर्ग की पंक्तियां सुरक्षित रखी गई हैं। प्रश्न 87 पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा जाता है, दोस्तों ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा जाता है। तो आपसे कभी भी अगर पूछा जाए कि सर्ग कितने हैं या फिर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो में समय कितने हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही बातें एक हैं। प्रश्न 88। प्रश्न 88 है पृथ्वीराज रासो किस भाषा शैली में है, तो दोस्तों पिंगल भाषा शैली में है पृथ्वीराज रासो। ध्यान रखिए इससे पहले की जो रचनाएं चल रही थी वो डिंगल भाषा में थी, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो है वो पिंगल भाषा शैली में है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 89 पिंगल भाषा किसे कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी के ब्रज भाषा मिश्रित रूप को पिंगल भाषा कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी के ब्रज भाषा मिश्रित रूप को पिंगल भाषा कहते हैं, यानी कि जो राजस्थान की पूर्वी बोली है वो और ब्रज भाषा, इन दोनों के मिले जुले रूप को ही पिंगल भाषा कहा जाता है। प्रश्न 90 पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के वार्णिक छंद हैं, तो दोस्तों 72 प्रकार के वार्णिक छंद हैं। प्रश्न 91 चंद्रबरदाई का सबसे प्रिय छंद कौन सा है, तो दोस्तों 72 प्रकार के छंदों में से सबसे प्रिय छंद चंद्रबरदाई का छप्पे छंद है। कौन सा, छप्पे छंद। प्रश्न 92 पृथ्वीराज रासों के प्रारंभ में किसका महत्व निरूपण है, किसके महत्व का निरूपण है, तो दोस्तों मंगलाचरण, वस्तु निर्देश, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा तथा ग्रंथ का महत्व है। फिर से सुनिए, मंगलाचरण का, वस्तु निर्देश का, सज्जन प्रशंसा का, दुर्जन की निंदा का तथा ग्रंथ का महत्व है। प्रश्न 93 पृथ्वीराज रासों की नायिका का क्या नाम है, तो दोस्तों संयोगिता, संयोगिता नाम है।
प्रश्न 94, पृथ्वीराज रासो में किसका वर्णन है? तो दोस्तों पृथ्वीराज के युद्ध, विवाह और नायिका के नक्षिक और षण ऋतुओं का वर्णन है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पृथ्वीराज के युद्ध, विवाह का, नायिका के नक्षिक और षण ऋतुओं का वर्णन है। प्रश्न 95, पृथ्वीराज रासो कैसा काव्य है? तो दोस्तों वीर और श्रृंगार परक महाकाव्य है। प्रश्न 96 है, पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस कौन से हैं? तो दोस्तों दो ही रस हैं, वीर रस और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस हैं। प्रश्न 97, पृथ्वीराज रासो का अंगिरस किसे माना जाता है? अंगिरस, ध्यान रखिए, शब्द पर ध्यान दीजिए। पृथ्वीराज रासो का अंगिरस वीर रस को माना जाता है। प्रश्न 98, पृथ्वीराज रासो का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा समय यानी कि सर्ग कौन सा है? तो दोस्तों कनवज युद्ध को पृथ्वीराज रासो का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा समय माना जाता है। कनवज युद्ध, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कनवज युद्ध। कंफ्यूज मत होना, कनवज युद्ध अलग है और कैमास वध अलग है, ठीक है। प्रश्न 99, पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक किसे माना जाता है? तो दोस्तों कनवज युद्ध को ही पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। प्रश्न 100, पृथ्वीराज रासो का प्रसिद्ध खंड कौन सा है? तो दोस्तों कैमास या कैमास वध। आपको कैमास भी लिखा मिल सकता है, आपको कैमास भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। और दो वर्ड और हैं जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े, कनवज, ठीक है, वो अलग है और कैमास अलग है, सही है, तो आप ध्यान रखिए। तो कैमास एक व्यक्ति का नाम है। पृथ्वीराज रासो का प्रसिद्ध खंड कौन सा है? तो दोस्तों कैमास वध पृथ्वीराज रासो का प्रसिद्ध खंड है। प्रश्न 101, पृथ्वीराज ने किसका वध किया था? तो दोस्तों कामांध यानी कि काम में अंधे हुए, काम भावना में अंधे हुए कैमास का वध पृथ्वीराज चौहान ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैमास का वध पृथ्वीराज चौहान ने किया था। 102, प्रश्न 102, पृथ्वीराज रासो में आदिकाल के मंगल काव्य से संबंधित कौन सा खंड है? तो दोस्तों विनय मंगल खंड। विनय मंगल खंड पृथ्वीराज रासो में आदिकाल के मंगल काव्य से संबंधित खंड है। प्रश्न 103, यहाँ पर पंक्ति है दोस्तों, आप ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई है, हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई है और इनका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि चंद्रबरदाई है और इनका ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। जब भी रामचंद्र शुक्ल की बात आएगी तो आप उन पंक्तियों पर ध्यान देंगे। प्रश्न 104, चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक महाकवि किसने माना है? तो दोस्तों मिश्र बंधुओं ने चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का पहला वास्तविक कवि माना है। प्रश्न 105, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को किस रूप में रचित दिखाया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक और सुकी संवाद के रूप में, शुक और सुकी, शुक मीन्स तोता, ठीक है, तो शुक और सुकी संवाद के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के रूप को रचित दिखाया है। प्रश्न 106, पृथ्वीराज रासो की रचना शुक सुकी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं।
मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पृथ्वीराज रासों की रचना शुक शुकी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। प्रश्न 107, पृथ्वीराज रासों एक राजनीतिक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासों एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। प्रश्न 108, पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादास्पद क्या है? तो दोस्तों रचनाकाल, मूल रूप और इसकी ऐतिहासिकता, जिसके कारण पृथ्वीराज रासों पर प्रश्न आते हैं। तो इसका मूल कारण यही है, इसका रचनाकाल, मूल रूप और ऐतिहासिकता सबसे ज्यादा क्या है? विवादास्पद। तो दोस्तों हमारा प्रश्न 108 यहीं पर होता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 109, पृथ्वीराज रासों के रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद किस कारण से हैं? मतलब ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से पृथ्वीराज रासों को विवादास्पद माना जाता है? तो तिथियों, घटनाओं और व्यक्तियों के नाम आदि इतिहास सम्मत ना होने के कारण। मतलब जो इसकी जो तिथियां हैं, घटनाएं हैं और जो व्यक्तियों के जो नाम दिए गए हैं इस रचना में, वो इतिहास से मिलती जुलती नहीं है। तो इसी कारण इसे सबसे ज्यादा विवादास्पद माना जाता है। प्रश्न 110, पृथ्वीराज रासों को सबसे पहले अप्रामाणिक किसने माना है? तो दोस्तों डॉक्टर वुलर या फिर बुलर, डॉक्टर बुलर या फिर बुलर ने, दोनों ही नाम आ सकते हैं। आपको किसी किताब में बुलर मिलेगा, किसी में बुलर मिलेगा, तो कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही आदमी है। ठीक है, पृथ्वीराज रासों को सबसे पहले अप्रामाणिक डॉक्टर बुलर ने माना है। और किस आधार पर? तिथियों, घटनाओं, व्यक्तियों के नाम इतिहास से सम्मत ना होने के कारण इन्होंने पृथ्वीराज रासों को सबसे पहले अप्रामाणिक माना है। प्रश्न 111, डॉक्टर बुलर या बुलर ने किसकी रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक माना है? तो दोस्तों जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय। ध्यान रखना, यहाँ पर एक और रचना की बात की गई है, पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज रासों अलग है जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा है, और पृथ्वीराज विजय अलग है जिसे जयानक ने लिखा है। ठीक है, तो जो पृथ्वीराज रासों की रचना जो हुई है उस पर प्रश्न बना है ये। डॉक्टर बुलर ने किसकी रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक माना है? तो दोस्तों जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर, जो कि सन 1875 में लिखी गई, उसके आधार पर पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक माना है। प्रश्न 112, पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि विद्वानों की बहस चल रही है। तो कुछ विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो पृथ्वीराज रासों को अप्रामाणिक मानते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की। तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इनका नाम याद रखिए, इनके नाम से संबंधित यह प्रश्न पेपर में आया हुआ है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल जेम्स टॉड। फिर से सुनिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक माना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 113, पृथ्वीराज रासों के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड
पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए? याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 114 पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों को, अब हम पढ़ेंगे अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों को। तो ध्यान रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुलहर और मुरारी दान। फिर से मैं बोल रही हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुलहर और मुरारी दान, इन लोगों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। प्रश्न 115 पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनऐतिहासिक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनऐतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा का कथन है पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनऐतिहासिक ग्रंथ है। यानी कि इन्होंने तो बिल्कुल ही कह दिया कि भाई ये तो अनऐतिहासिक ग्रंथ है। प्रश्न 116 पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो दोस्तों अभी तक बात हो रही थी इसकी प्रामाणिकता की, फिर आए अप्रामाणिकता की, फिर इसके बाद अब तीसरा मत जो आया वो है इसकी अर्धप्रामाणिकता का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर अर्धप्रामाणिकता और आप अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम तो आप रट लें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न ही बनता है। ठीक है, तो इसको रट ले। पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं मुनिंजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। फिर से सुनिए, मुनिंजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा, इन लोगों ने पृथ्वीराज रासो को अर्धप्रामाणिक माना है। प्रश्न 117 पृथ्वीराज रासो की प्राचीनता सिद्ध करने वाला काव्य संग्रह कौन सा है? यानी कि उस काव्य संग्रह का नाम बताओ जिसके कारण, ठीक है, पृथ्वीराज रासो की प्राचीनता सिद्ध हुई है। तो दोस्तों ऐसा एकमात्र काव्य संग्रह है पुरातन प्रबंध संग्रह। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, पुरातन प्रबंध संग्रह। प्रश्न 118 पृथ्वीराज रासो में रासो काव्य के अतिरिक्त और कौन से काव्य के लक्षण मिलते हैं? ध्यान से सुनिए, पृथ्वीराज रासो में रासो काव्य के अतिरिक्त मतलब रासो काव्य तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा और कौन से काव्य लक्षण हमें पृथ्वीराज रासो में मिलते हैं? तो दोस्तों चरित काव्य, कथा काव्य और आख्यायिका के लक्षण हमें पृथ्वीराज रासो के अलावा मिलते हैं। प्रश्न 119 पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले किसने प्रकाशित करवाया? ये भी आप याद रखें, प्रकाशित, क्योंकि उस पर बहस हो रही है रचना पर कि प्रमाणिक है या नहीं है, अर्धप्रमाणिक है या नहीं है। उसके बाद जब प्रकाशन की बात आएगी, विचारों के बाद जब प्रकाशन की बात आएगी, तो तब कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया होगा? तो दोस्तों वे थे फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट। फिर से सुनिए, फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट, इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले प्रकाशित करवाया। प्रश्न 120 ध्यान दीजिए, चार्ल्स इलियट ने पृथ्वीराज रासो को कब प्रकाशित करवाया? तो दोस्तों 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया। प्रश्न 121 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल कौन सा है? हमारा आदिकाल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आदिकाल आए, वीरगाथा काल आए, आदिकाल आए,
चारण काल आए, तो ये सभी नाम आप याद रखेंगे, बात आदिकाल की ही हो रही है। ठीक है, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपसे क्या पूछ रहे हैं और किस समय में पूछ रहे हैं। ठीक है, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो प्रश्न 121, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो दोस्तों, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो, इन दोनों का ही जो मूल रूप है वो सुरक्षित नहीं है। प्रश्न 122, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो दोस्तों, अभी हमने पीछे पढ़ा था जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है और पृथ्वीराज विजय जयानक का है, और पृथ्वीराज विजय को ही आधार बनाकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है। प्रश्न 123, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? तो दोस्तों, केदार भट्ट की रचना है जयचंद प्रकाश। प्रश्न 124 में है, जयचंद प्रकाश की रचना कब हुई? अभी हमने पढ़ा था जयचंद प्रकाश किसने रची थी? तो दोस्तों, केदार भट्ट ने। और इसकी रचना कब हुई? तो 1224 ईस्वी में इसकी रचना हुई। प्रश्न 125 कि जयचंद प्रकाश किस भाषा में है? तो दोस्तों, डिंगल भाषा में रचित काव्य है। प्रश्न 126, जयचंद प्रकाश कैसा काव्य है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, वीर काव्य है। प्रश्न 127, जयचंद प्रकाश में किसका वर्णन है? तो दोस्तों, कन्नौज सम्राट जयचंद की वीर गाथा का। किसका? कन्नौज के सम्राट जयचंद, जिसकी पुत्री कौन थी? संयोगिता, जिससे किसका विवाह हुआ था? पृथ्वीराज चौहान का। और संयोगिता से विवाह करने के कारण ही पृथ्वीराज और जयचंद का युद्ध भी हुआ था। आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जयचंद प्रकाश में किसका वर्णन है? तो कन्नौज सम्राट जयचंद की वीर गाथा का वर्णन है। प्रश्न 128, केदार भट्ट की कौन सी रचना अनुपलब्ध है? केदार भट्ट की ऐसी कौन सी रचना है जो हमें मूल रूप से नहीं मिलती? तो दोस्तों, जयचंद प्रकाश। कौन सी? जयचंद प्रकाश हमें नहीं मिलती। प्रश्न 129, जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो दोस्तों, मधुकर कवि की रचना है जयमयंक जस चंद्रिका। प्रश्न 130, जयमयंक जस चंद्रिका किस भाषा में है? तो दोस्तों, डिंगल भाषा में रचित है जयमयंक जस चंद्रिका। प्रश्न 131, जयमयंक जस चंद्रिका कैसा काव्य है? तो दोस्तों, वीर गाथात्मक प्रबंध काव्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 132। दोस्तों, हमारा प्रश्न 132 है, जयमयंक जस चंद्रिका किसकी प्रस्तुति से संबंधित है? प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा में लिखा गया पत्र। ठीक है, तो प्रशस्ति जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, तो जयमयंक जस चंद्रिका किसकी प्रशस्ति से संबंधित है? तो दोस्तों, राजा जयचंद की प्रशस्ति से संबंधित पुस्तक है जयमयंक जस चंद्रिका, जिसे किसने लिखा है? मधुकर ने। प्रश्न 133, जयमयंक जस चंद्रिका की कुछ प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो दोस्तों, बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में जयमयंक जस चंद्रिका की कुछ प्रतियां सुरक्षित हैं। प्रश्न 134, क्या जयमयंक जस चंद्रिका पूर्ण रूप से उपलब्ध है? तो दोस्तों, यह हमें पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 135, आदिकालीन कृति जो सिर्फ नोटिस मात्र है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें, आदिकाल कृति जो नोटिस मात्र है कौन सी है? तो दोस्तों, जयमयंक जस चंद्रिका नोटिस मात्र कृति है। प्रश्न 136,
रासो परंपरा की कौन सी रचनाएं अनुपलब्ध हैं? तो दोस्तों हमीर रासो, जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका हमें अनुपलब्ध हैं। प्रश्न 137, राठौड़ा री खयात, राठौड़ा री खयात में किन ग्रंथों का उल्लेख है? तो दोस्तों जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख राठौड़ा री खयात में है। प्रश्न 138, विजयपाल रासो किसकी रचना है? तो दोस्तों नालह सिंह की रचना है विजयपाल रासो। प्रश्न 139, विजयपाल रासो में कुल कितने छंद हैं? तो दोस्तों 42 छंद हैं विजयपाल रासो में। प्रश्न 140, विजयपाल रासो किस भाषा में है? तो दोस्तों यह ग्रंथ भी डिंगल भाषा में है। प्रश्न 141, विजयपाल रासो कैसा काव्य है? तो दोस्तों वीर गाथात्मक काव्य, विजयपाल रासो वीर गाथात्मक काव्य है। प्रश्न 142, रणमल छंद, रणमल छंद किसकी रचना है? तो दोस्तों श्रीधर की रचना है रणमल छंद। दोस्तों हमारा 143वां प्रश्न है, रणमल छंद की रचना कब हुई? तो दोस्तों 1454 ईस्वी में इसकी रचना हुई। प्रश्न 144, रणमल छंद किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों डिंगल भाषा में रचित है। प्रश्न 145, रणमल छंद में कितने छंद हैं? तो दोस्तों 70 छंद हैं, ध्यान रखिए 70 छंद। प्रश्न 146, रणमल छंद कैसा काव्य है? तो दोस्तों वीर गाथात्मक काव्य है रणमल छंद। प्रश्न 147, बुद्धि रासो कैसा काव्य है? बुद्धि रासो कैसा काव्य है? तो दोस्तों प्रेम काव्य है बुद्धि रासो। ये मैंने रासो शब्द मिल रहा था इस वजह से हमने इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। बाकी आप बस इसको याद कर लें क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। बुद्धि रासो कैसा काव्य है? प्रेम काव्य। प्रश्न 148, पृथ्वी चंद्र कृत, पृथ्वी चंद्र कृत मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा, मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा कौन सा काव्य है? तो दोस्तों यह पहला बावनी काव्य है, यह पहला बावनी काव्य है। यह अंतिम 2 प्रश्न मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं दोस्तों, आप इसको याद रखें, मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको इसमें जोड़ दिया। तो इस प्रकार हमारा रासो साहित्य यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।